नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक और हवन पूजन किए और भगवान भोलेनाथ से राष्ट्र कल्याण और सभी नागरिकों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि गोरखनाथ पहुंचे थे, गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रुद्राभिषेक की हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक किया भगवान शिव जी का और इस दौरान सीएम ने राष्ट्र कल्याण की कामना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जहां पर रुद्राभिषेक किया और हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने राष्ट्र कल्याण की कामना करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर में नवनिर्मित आश्रय गृह का लोकार्पण किया है और राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जल शोधन परियोजना का भी शुभारंभ किया है। हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो ये प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहां की पूरी टीम, यहां के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह दो प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है यह शुद्ध रहे, इसके लिए हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया, तालाब और पोखरों पर ध्यान नहीं दिया। जहां आप देखो, जिस नदी को देखो प्रदूषित है, जिस तालाब को देखो प्रदूषित है। कहीं गांव का पानी उड़ेल दिया गया, कहीं पे शहर का पूरा ड्रेनेज और सीवर को उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था, वहां से बदबू आने लग गई। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है
कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर में जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इससे इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओडी लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि यह पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन जब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, फिर आगे ले जाकर के उसको ईंट के झावे से, मोटा बालू से, गिट्टी से, बालू के साथ उसको आगे ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तो अंतिम वहां जब यह नदी में गिरने के पहले इसका बॉडी लेवल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें अन्य खतरनाक विषैले जो तत्वों की जानकारी ली गई, तो यह था कि वह अब शुद्ध स्थिति में है, वह नदी में छोड़ा जा सकता है। बॉडी लेवल 15 से 18 के बीच में वह आ गया, यानी 350 से घट करके 15 से 17 के बीच में आने का मतलब अब आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन में, फूल उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हैं, वह खेती के लिए खतरनाक नहीं होगा। यही जल जब प्रकृति के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनेगा, खतरनाक नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा। यह जो पद्धति है प्राकृतिक पद्धति है, और प्राकृतिक पद्धति का मतलब, इसका नाम फाइटो रेमिडेशन तकनीक रखा गया। और यह एक प्राकृतिक पद्धति है जिनमें बिना किसी, एक बार में पैसा जो लगना है एक बार लग गया, बार बार नहीं पैसा लगना, बिजली का खर्चा नहीं है, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एक एसटीपी को लगाने के लिए सामान्य रूप से एक एमएलडी पर 4 करोड़ खर्च होते हैं, यह 18 एमएलडी का था, तो आप अनुमान कर सकते हैं कितना पैसा इसमें लगता। 72 करोड़ से ऊपर पैसा इसमें कम से कम लगता। हर वर्ष करोड़ों रुपए की बिजली लगती, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से था। और
जब फाइटो रेमेडिएशन पद्धति से कार्रवाई आगे बढ़ी, खर्चा कितना आया? पर एमएलटी 2.5 लाख रुपया। इस पूरे कार्य को करने में कुल पैसा लगा 2,70,00,000 रुपया, यानी 72 करोड़ की जगह लगा है कुल 2,70,00,000 रुपया। बिजली का करोड़ों का खर्चा बच गया, मेंटेनेंस का खर्चा बच गया। और इसका परिणाम क्या है? अगर आप देखेंगे कि जो पहले बीओडी लेवल था, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जहां पे यह लेवल पहले जहां यह 350 तक था, 342 से 350 था, वहीं आज यह अंतिम छोर में जब बीओडी लेवल है वो केवल 22 रह गया है। यानी शुद्ध जल, क्लीन वाटर दिखाई दे रहा है। उसका प्रदर्शन यहां पे भी किया गया है। यह एक व्यवस्था है, इसको और भी अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा मॉडल दे सकते हैं। यह सतत विकास का एक मॉडल है, ये सस्टेनेबल है, ये तात्कालिक नहीं है, एक अस्थायी मॉडल है और इसको हम हर नाले के साथ जोड़ सकते हैं, अच्छे ढंग से इसको जोड़ सकते हैं, इसको और परिष्कृत स्वरूप इसका ला सकते हैं। ये फाइटो रेमेडिएशन की जो ये नई तकनीक ला करके प्राकृतिक पद्धति से करोड़ों रुपए की बचत करके राप्ती नदी की शुद्धिकरण का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह एक सराहनीय पहल है। और मुझे विश्वास है कि सभी ड्रेनेज और सीवर से जुड़े हुए अन्य जितने भी इस प्रकार के नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के अन्य ड्रेनेज हैं, उन सबको हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से, देसी पद्धति के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ा करके कम खर्चे में बेहतर परिणाम दे करके प्रकृति को और जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति की और महाकुंभ की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में गुरुवार की देर रात बड़ा बदलाव कर दिया गया है। प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास आईएएस अफसर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक बार फिर से गृह विभाग मिल गया है। कुल 46 अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। इसमें कई अफसरों के पर जो है वो कतरे भी गए हैं और वहीं कुछ अफसरों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो कुछ लोगों से जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं। बिना विभाग के टहल रहे अफसरों को भी अब विभाग मिल गया है। संजय प्रसाद फिलहाल प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देख रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके अलावा पीएम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। नौरोजी नगर में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जेपी रटाई सेकेंड क्वार्टर द्वारका भी पिपरा का निर्मित कार्यालय परिसर का पीएम ने उद्घाटन किया। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन में शामिल है, जहां पर पीएम मोदी ने रैली की है। अपनी शुभकामनाएं दें। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है।
दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। साथियों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था।
वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का साथ और खुशी के साथ इसमें अपनी शुभकामनाएं दें। तो वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां झुग्गी और वहां मकान योजना के तहत झुग्गी वासियों को अपने घर की सौगात दी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया है। लाभार्थियों को उनके नाम के घरों की चाबियां सौंपी हैं। इन फ्लैट्स का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से पुनर्वास परियोजना के तहत किया गया है और साथ ही इस परियोजना का मकसद दिल्ली में झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को सुधारना, उन्हें उचित सुख सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट के अंदर जाकर फ्लैट्स को देखा है और लाभार्थियों से मुलाकात भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर झुग्गीवासियों को उनके सपनों के घर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है, जहां पर बच्चों से, महिलाओं से बात करते हुए, उनकी समस्याओं को जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अशोक विहार से। गोरखपुर में 1533 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर चरगांव के जनता इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जीर्ण हो गया था। यहां का कृषि विद्यालय 1932 में स्थापित था, लेकिन भवन जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज एक भव्य भवन जो अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण का है। कृषि महाविद्यालयों में तो डिग्री दी जाती है, लेकिन ये कृषि विद्यालय जो चरगांवा का है, यहां हमारे अन्नदाता किसानों को आधुनिक बीज के बारे में, तकनीक के बारे में, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराता है और उसकी ट्रेनिंग देता है। आज उसका एक भव्य भवन बना है। उस भवन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं पहले यहां पर आए हुए सभी अन्नदाता किसानों को, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को, जिन किसानों को ट्रैक्टर मिले हैं उन सबको, और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पे शासन की योजना के साथ जोड़ा है, जिनमें रोटावेटर, पावर टिलर, सोलर पंप, थ्रेसर, स्टार रिपर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्मॉल गोदाम, मानव रहित चेप कटर और अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है, उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं। और इसके साथ ही गोरखपुर के विकास की तमाम योजनाओं का आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है। शिलान्यास और लोकार्पण के क्रम में यहां पे आज जिन योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे किया जा रहा है, नौसड़ से कालेसर तक जो तटबंध है राप्ती नदी का, उसके सुदृढ़ीकरण का, बोल्डर से पिचिंग का कार्य हुआ है। अब सोचिए 1998 के बाद 2023-24 में काम पूरा हो पा रहा है। अगर सरकारें बीजेपी की पहले होती तो संभवतः ये काम पहले तो 1998 में ही नहीं टूटता, नहीं तो उसके बाद तत्काल हो गया होता। यानी
उसको तैयार होने में 25 साल लगे, एक पूरा युग बीत गया, एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन वह कार्य हुआ है। हमने पूरा किया। जितने तटबंध हैं सारे के सारे तटबंध आज के दिन पे गोरखपुर में, प्रदेश में सुदृढ़ हो गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।